या वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानां भूभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन्मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आप लोग कभी पूना गए होंगे। पूना में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा भी होगा। हमारे संघ में एक मुनिराज हैं, वो पूना में जॉब करते थे और जॉब करने के बाद जब वो पूना से हम लोगों के बीच में आए तो उन्होंने बताया कि हम जहाँ रहते थे पूना में, उससे सिर्फ 5 कदम की दूरी पर एक पागल खाना था। क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? मेंटल हॉस्पिटल। सिर्फ 5-7 कदम की दूरी पर। और उस पागल खाने में वो कहते थे कि हर संडे मैं जाता था, हर संडे पागल खाने जाता, पागल खाने जाकर के करीब 137-38 पागल थे, सबको देखता। एक पागल ऐसा है जो बार बार एक ही चीज बोल रहा है, वो मेरे को मार देगा, वो मेरे को मार देगा, वो मेरे को मार देगा, मार देगा, मार देगा, मार देगा, देखो वो आ रहा है, वो मार देगा। एक को दिमाग में एक के माया बैठी हुई है कि ये मेरे को मार देगा, माया बैठ गई, अब उससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। एक ऐसा है कि जिसको नल खोलो और जैसे ही पानी की गिरने की आवाज़ आती है तो उसके शरीर में करंट लगता है कि हम पानी में डूबने वाले हैं। अलग तरीके की जिंदगी है। एक आदमी ऐसा मिला कि बार बार हाथ धो रहा है, धोते 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 उसने इतनी बार साबुन यूज़ करता है कि शरीर की चमड़ी को पानी से फुला दिया। कई जगह ज़्यादा साबुन घिसने के चक्कर में घाव हो गए हैं। एक व्यक्ति ऐसा है कि वो संडे के दिन खीर लेकर के गया, खीर दी, उसने खीर खाई, उसको अच्छी लगी, उसने और मांगी, उसको और दे दी, उसने और खाई, एक बार और मांगी और दे दी और खा ली। अब उल्टी कर दी, उल्टी करके और फिर थोड़ी देर बाद उसी उल्टी को फिर खाने लगा। निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, कहाँ पर रुकना है, किसका भोग करना है, किसका भोग नहीं करना। मेंटल डिसऑर्डर हो गई गाड़ी। अब सबके साथ एक फोबिया है कि जो चीज़ है नहीं वो चीज़ उसको लगातार दिख रही है। अब एक को छिपकली से डर है, छिपकली के डर के कारण कोई पागल हो सकता है, आप ऐसा सोच नहीं सकते। लेकिन छिपकली के डर से इतना पागल है कि वो व्यक्ति प्रत्येक समय उसके कमरे में 5-7 छिपकलियां प्लास्टिक की चिपकाई गई थी।
और वो लगातार उस छिपकली को, प्लास्टिक की छिपकली को मारता रहता था, उठाता था, फेंकता था। वो जब वॉशरूम जाता तो फिर उसकी छिपकली चिपका करके उसके दिमाग में ये चीज़ बताई जाती कि ये तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, छिपकलियाँ नहीं काटती हैं, नहीं मारती हैं, भ्रम है। लेकिन जब भ्रम अपने स्तर को पार कर जाता है तो फिर एडिक्शन किसी भी चीज़ का आदमी को पागल कर देता है। वहाँ पर मैंने गांजा पीने वाले एडिक्ट लोग भी देखे जिनका लगातार इलाज किया जा रहा है। वे इलाज हो रहा है, उनको करंट दिया जाता है 13 वोल्ट, 14 वोल्ट, 34 वोल्ट, 38 वोल्ट, 40 वोल्ट तक का। ऐसे शॉक करते हैं, फिर हिलाते हैं, शॉक करते हैं, फिर हिलाते हैं। महाराज बताते थे 7 कदम की दूरी पर एक पागल खाना था, उसको हर संडे देख करके आता था और कुछ ना कुछ ले करके जाता था। बिस्किट लेकर के गया, बिस्किट दी, अच्छी थी, साफ सुथरी थी, खोल के दिया उसको लगा इसमें जहर है, उठा करके नाली में डालाया। वो खा ही नहीं रहा है। उससे बोले कुछ भी खा लो, इसमें जहर है, ये हमको मार डालेंगे। अजीब अजीब तरीके की स्थितियां एक पागल खाने में मचती हैं। वहां से वो उन सब दृश्यों को खुद देखते, परिवार वालों को भी उस दृश्य को दिखाते, जो कि 5-7 कदम की दूरी पर है। आदमी थोड़ा सा दार्शनिक हो और बगल में डिसेबिलिटीज़ के साथ कोई ऑब्जेक्ट आपके पास हो तो उसको देख करके आपको बहुत प्रेरणा मिलती है। एक ऐसा लड़का बिल्कुल गोरा, बड़े खानदानी घर का, वो कपड़े को उतारने के चक्कर में तकलीफ में है। कपड़ा नहीं उतारेंगे, कपड़ा उतारेंगे तो हम जल जाएंगे। अब वो कपड़े का जलने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसको धूप का फोबिया है। धूप की थोड़ी सी भी गर्मी में जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं जल जाऊंगा, तो उसका शरीर लाल पड़ने लगता है। एक और व्यक्ति उन्होंने बताया, महाराज वो व्यक्ति ऐसा है, बस वो जाएगा, वॉशरूम में बैठा, टॉयलेट करने के बाद पानी की धार को बंद ही नहीं कर रहा, अभी साफ नहीं हुआ, अभी साफ नहीं हुआ, अभी साफ नहीं हुआ। ऐसे ऐसे ठरकी लोग मिले दुनिया में, ऐसी ठनक है, ठसक है कि वो देख करके उनका दिमाग सही हो गया। और फिर यहाँ पर आकर के जब गुरु जी के संग में आए और हम सबको उन्होंने अपना वह अनुभव बताया, तो फिर किसी भी दुखी व्यक्ति से वो एक ही बात कहते कि तुमको किसी चीज़ का भी अभाव नहीं है। अभाव क्या होता है ये किसी पागल खाने में जाकर के देखो, जिसको अभाव कहते हैं। सब है, सब, किसी बात की कोई कमी ही नहीं है। अच्छे अच्छे समृद्ध घरों में ऐसे लड़के पैदा हो जाते हैं जो इस फोबिया में पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। पूरी जिंदगी निकल गई इसी में। मेंटेनेंस चार्जेस दिए जा रहे हैं, 30-30 हज़ार रुपये माता पिता प्रति माह का उस लड़के के ऊपर खर्च कर रहे हैं और कहते हैं घर नहीं ले जा सकते, ये यहीं पर अपना जीवन जिएगा। सैटरडे संडे आएंगे, उसको अपने हाथ से कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। वो शॉक्ड होने के बाद, न्यूरोबियान डेगाडिलान के इंजेक्शन लगने के बाद, गोली लगने के बाद आधा घंटे सही बिहेव करेगा, उसके बाद फिर उसको ऐसा लगेगा कि मैं आक्रामक हो रहा हूँ। उसके पिता उसको छोड़ करके वहीं उसकी परिस्थिति में वापस लौट जाते। महाराज बताते हम लोगों को कि आप लोगों की ज़िंदगी में भी किसी चीज़ का अभाव नहीं है। आपके घर के अंदर अगर एक संतान भी ऐसी हो गई होती, आप सोचिए आपका जीवन कैसा हो गया होता। अभी आपको किस चीज़ का अभाव है, लेकिन आपके मन के अंदर अभी भी एक फोबिया दौड़ रहा होगा। एक मकान बनाना है, एक मकान बनाना है, एक मकान में रह नहीं पा रहा है।
और एक को मकान बनाने की ठरक लगी हुई है। ऐसा ठरकी है कि वो मकान 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 सुबह शाम बस पागल है मकान बनाने में। अब वो उसके पागलपन से वो भूत नहीं उतर रहा। अब एक दूसरा है, उसको किसी चीज की ठसक है घर के अंदर, ये मेरी साड़ी नहीं देख ले, क्या है साड़ी देख लेगी तो क्या हो जाएगा, नहीं चली जाएगी चली जाएगी चली जाएगी। संसार अलग तरीके से पागलपन में घूम रहा है। दुनिया में किसी चीज का आपके जीवन में अभाव नहीं है। वो गरीब मिला, बहुत अच्छा मिला। रामू कहते थे उसको, रिक्शा चलाता था और घर के अंदर एक बार काम पड़ा तो जाने को देखा मैं। उसके घर के अंदर गया तो कुछ नहीं था, बहुत 8 बाई 8 का कमरा होगा, झोपड़ी टाइप का बना हुआ। बाहर रिक्शा खड़ा हुआ था, बड़ा संतुष्ट होकर के बैठा था, ध्यान कर रहा था। हमने कहा तुम भी ध्यान करते हो? बोले किस चीज़ का करते हो? बोले बस मैं ये सोचता हूँ कि मुझे मेरी गरीबी से प्रभावित नहीं होना है। बार बार एक रिक्शा चलाने वाला सोच रहा है कि मुझे मेरी गरीबी से प्रभावित नहीं होना है। मैं किसी भी अमीर को देख करके कभी भी चिढ़ता नहीं। वो गरीब घर के अंदर बैठ करके वो बात कर रहा था। उस बार पहली बार ऐसा लगा कि एक गरीब भी इस तरीके का ध्यान करता है कि मुझे अपनी गरीबी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना है। मैं 8 फीट बाई 8 फीट के मकान में खुश हूँ, लेकिन अफसोस आपको देख के होता है कि आप अपनी अमीरी से प्रभावित नहीं हो पाए। जितना आज आपके समय में वर्तमान में संपत्ति है, अभी जो है तुम्हारे हाथ में, एक बार आंख बंद करके अपने आप से पूछो, क्या पूरा इसको भोग पाओगे? पूरा जितना है, जो प्लाट हैं, जो एफडियां पड़ी हैं, जो गोल्ड रखा हुआ है, जो मकान है, जो दुकान है, जो बच्चा है और जो शरीर है, जो जीवन है, क्या इसको भोग पाओगे? उत्तर ना में आएगा, नहीं भोग पाएंगे। उसके बाद भी लगातार एक दौड़ जारी है। किस चीज के लिए? जब साधु बनो तो दिखता है कि सिर्फ दिखावे के लिए आदमी 90% मेहनत करता है। क्योंकि अगर हम किसी को दिखा नहीं पाए और हम किसी को अपने दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठना है, ये तो तय है, लेकिन जिसकी नज़रों में ऊंचा उठना है वो कितना उठा हुआ है आप ये कभी तय नहीं कर पाते। एक दारूखोर की नज़र में ऊपर उठ गए, क्या मिल गया? जिसको खुद बात करने का अंदाज नहीं है, उसकी नज़रों में ऊपर उठना है। ऊपर उठना हो तो कभी किसी गुरु की नज़र में ऊपर उठने की कोशिश करना कि हमें महाराज आपकी नज़र में ऊपर उठना है। दिखाना है तो गुरु को दिखाओ, गुरु की नज़रों में ऊपर उठो। गुरु शांत चित्त वाले हैं, इनकी नज़रों में चढ़ने के लिए, बने रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आचार्य श्री जी की नज़रों में बने रहने के लिए हम लोग मेहनत करते थे। कई बार शुरुआत में ऐसा लगता था बस गुरु जी का फोकस जो है वो हमारी तरफ बना रहे, इतना ही हमारे ज़िंदगी का बहुत अच्छा है। तो क्या करते थे? आचार्य जी का फोकस बना रहे तो खड़े होकर 2.5 घंटे की समाई करते थे। आचार्य श्री जी का फोकस बना रहे तो हरि का त्याग कर दिया। गुरु जी का फोकस बना रहे तो नमक भी छोड़ दिया, बुरा भी छोड़ दिया। गुरु जी का फोकस बना रहे हमारे ऊपर तो एक आहार एक उपवास करते थे। गुरु जी का फोकस हमारे ऊपर बना रहे इसलिए आचार्य अष्टांगिका में 8 दिन का मौन, दीवाल की तरफ बैठेंगे दिन भर। आचार्य जी के दिमाग में बस कैसे भी चढ़ जाओ। एक सदगुरु के दिमाग में चढ़ने के लिए हम लोगों ने 1000 तरीके अपनाए, हर तरीका अपनाया जो साधना के क्षेत्र में हो सकता था, लेकिन उद्देश्य बस एक था कि गुरु जी की नज़रों पर ऊपर चढ़ना है। आदमी के अंदर का एक डिज़ायर है, हमको किसी की नज़रों में कुछ
दिखना है ये तो तय है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि किसकी नज़रों में क्या दिखना है। महाराज आपका बहुत रेपुटेशन है, ये बात रेपुटेटेड पर्सनालिटी बोलता है तो एक अलग लगता है। अब एक शराब पीने वाला हमारे पास आ जाए, महाराज आप बहुत बड़े साधु हैं आप, हमने कहा तुम्हारी नज़र में इज्जत कमा भी लिए तो हमको क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। एक आपकी भी जिंदगी है, जैसे वो 5, 7, 8 कदम दूर में पागल खाना है, साधु बनने के बाद दुनिया का भी बहुत बड़ा पागल खाना दिखाई देता है। सुबह से लेकर शाम तक जब दौड़ते दौड़ते आदमी को देखते हैं तो लगता है कि बस शो ऑफ कल्चर में कितना परेशान है बेचारा। अभी किशनगढ़ में होकर के आ रहा हूँ, वहाँ पर मार्बल की डस्ट को एक स्थान पर फेंक देते हैं। फेंक देने पर शो ऑफ कल्चर वाले जितने लोग हैं उसको मनाली के जैसे वहाँ पर जाकर के बर्फ़ के बीच की शूटिंग कराते हैं। हाथ में है पत्थर का चूरा और दिख रहा है बर्फ़, और दिखाने वाला क्या दिखा रहा है, दिखाने वाला वहीं पे दुकान खुली हुई है, परी की ड्रेस मिल जाएगी, कोट पैंट मिल जाएगा, वहीं पे सफारी मिल जाएगी, वहीं पे आप 1500 रुपये दे दोगे तो 4x4 की क्लासिक दिख जाएगी, वहीं पे फ्री का चश्मा मिल जाएगा, वहीं पे जूता मिल जाएगा, वहीं पर थोड़े से वो बेल क्रीम लगा करके बाल खड़े करने वाला मेकअप आर्टिस्ट मिल जाएगा। बिजनेस चल रहा है। आदमी है 2 कौड़ी का और वहाँ पर शो ऑफ कल्चर में दिखा रहा है। बढ़िया बैठेगा, फिर वो शादी की प्री वेडिंग शूट हो रही है, ऐसा लग रहा है महारानी बगल में बैठी हैं, बोले एक बार मुंह धो दो तो पता चल जाए क्या है शो ऑफ कल्चर। ये जितना भी दिखावे की दुनिया है, इसमें कोई एक स्थान ऐसा है कि ऐसा नहीं, किसी वो किशनगढ़ का स्लॉटिंग फेंकते हैं, डंपिंग यार्ड जिसको कहते हैं, वो डंपिंग यार्ड ही नहीं है, ऐसे दुनिया में हर जगह है। अपने घर की बैठक में देखिएगा, बैठक में जो आपने सोफा लगाया है, आप भी उस सोफा सेट पे नहीं बैठते होंगे। क्यों? महाराज दूसरों के लिए रखा हुआ है, बैठ जाएंगे तो उसका फॉर्म दब जाएगा। तो क्या करते हैं, उसी बैठक में बगल में एक छोटा सा वो रखा होगा, क्या स्टूल, बांस की डंडी खपचियों का, उसके ऊपर मोटी रस्सी बंधी होगी, उसमें बैठ के तो टीवी देख लोगे, सोफा सेट पे बैठ के नहीं देखोगे। क्यों महाराज? इसका फॉर्म दब गया महाराज, तो लोग क्या कहेंगे, वो गंदा ना हो जाए, इसलिए ना एसी चलाते हैं ना कुछ करते हैं, बस वो बना करके एक बार रख दिया। दूर से जाएंगे, जब काम वाली बाई आएगी तो वहाँ पे पोंछा लगाएगी, साफ सुथरा करेगी, फिर बंद कर देंगे। कब खुलेगा? महाराज ये हमारे लिए नहीं है, किसके लिए है? दूसरों को दिखाने पर जो अंदर संतुष्टि होती है, कहना ही क्या। वो हुआ एक बार ऐसे ही, नया कंगन लेकर के आई महिला, सुबह से लेकर शाम तक किसी ने कोई तारीफ नहीं करी। नहीं करने पर गरम गरम बड़े बन रहे थे, बड़े में अपना हाथ जला लिया, फूट गया यहाँ पे जाग। अब वो बोले अरे इतना जल गए। 5-7 लोगों ने कहा जल गया, उसका दिमाग खराब। 8वीं महिला आकर की बोली क्या कंगन है तुम्हारा? और यही चक्कर में तो फोला पड़ गया। इस चक्कर में फोला पड़ गया कि अगर तुमने हमारा कंगन पहले देख लिया होता तो फिर हम जलते ही काहे को? जलन किस बात की है? शरीर में जलने की कि नहीं देखने की? नहीं देख पाने की जलन ज्यादा है। दुनिया में ऐसे इतने पगले भरे पड़े हैं, इतने पागल भरे पड़े हैं। अभी एक पागल हम अजमेर में देख के आए, उसकी ऑडी थी। हमने कहा तुम्हारी तो ऑडी है, बहुत तेज है। अरे बोले महाराज 8 लीटर पेट्रोल भरा है महाराज, उसमें पैसा नहीं है पेट्रोल भराने का। हमने कहा पेट्रोल भराने का पैसा नहीं है तो ऑडी क्यों चला रहे हैं? बोले मेंटेन करके चलना पड़ता है, सोसाइटी में रहो तो फुल्ली मेंटेन करके चलना पड़ता है। जब कभी साधु बनकर के ऐसे लोगों को देखता हूँ, अभी एक के यहाँ आहार के लिए गया, चक्रवर्ती के खंड के जैसा उसका मकान दिख रहा था। थोड़ी सी थर्मामीटर लगाया तो फुस चूहा निकला। हमने कहा काय भाई क्या हुआ?
अरे बोले हमने सब त्याग दिया है महाराज। हमने कहा तो भी हमारे साथ चलो, अब सब त्याग दिया है तो। बोले नहीं महाराज, हमने सब धंधा बंद कर दिया है। शो ऑफ तो करना है, आपको दिखाना तो है, लेकिन उन लोगों के सामने जिन लोगों के सामने दिखाने पर कभी आपको जस नहीं मिलेगा। लोग आएंगे, खाएंगे, छोड़ेंगे और चले जाएंगे। मिष्टान इतने जना है, उनको सिर्फ मिठाइयों से और खाने से मतलब है, लेकिन आपकी जो शक्ति है, आपका जो वैभव है, अब बताओ जो एलिवेशन बाहर बनाया है मकान का, जिसको बनाने में तुम्हारी जान निकल गई, कितनी मेहनत करके एलिवेशन बनाया महाराज, दूर से कितना सुंदर मकान दिख रहा है, मकान दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। उपयोग में एलिवेशन क्या आता है महाराज? बोले दूसरे को फीलिंग आती है कि हम रईस हैं। और तुम खुद क्या हो? बोले घर के अंदर महाराज अपने हाथ से रोटी बना करके खुद खानी पड़ती है, परिस्थितियां बड़ी नाजुक हैं। रेमंड की शर्ट पहनने वालों की बनियानें अंदर से पूरी फटी फटी हैं, बाहर से बहुत अच्छी, अंदर से बिल्कुल फटी फटी। घर के अंदर एक गरम सब्जी का भी सौभाग्य नहीं है, और कहलाने के लिए सेठ साहब हैं। कहाँ क्या खाते हैं? हमने देखे ऐसे सेठ साहब देखे कि जिनके घर के अंदर करोड़ों की संपत्ति है और सामने विष्णु की होटल से रोज 3 समोसे उसके लिए आते हैं। एक टिफिन वाली के सेंटर से टिफिन आता है, सेठ साहब घर के अंदर बैठ करके टिफिन वाली के हाथ का टिफिन खा रहे हैं। ये और छोड़ दिए होते, हमारे साथ चल रहे होते, तुमको और कुछ अच्छा खाने मिलता, लेकिन नहीं। क्या खाने मिला? 2 समोसे और थोड़ी सी सड़ी हुई जलेबी। आप लोग भी सेठ साहब हैं, बड़े बड़े घर के हैं। आपके घर के अंदर जब कोई मेहमान आता होगा तो आपकी पत्नी खुद बना के खिलाती है कि बाजार का बुला के खिलाती है? काय का महाराज? अरे काय का बनाना महाराज, रेडी टू ईट। वहाँ से 2 राम समोसे के, विष्णु के समोसे 4 बुला दो, उसके साथ चटनी बुला दो, घर के अंदर थाली में निकाल के रख दो। बहुत ज़्यादा जोर मारे तो मैगी के टमाटर सास में उस समोसे को डुबो दो। लीजिए भाई साहब, बहुत खुश हैं। तुम्हारी ज़िंदगी कितने पागलपन में गुजरी कि तुमने मकान बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उस मकान के अंदर रह करके घर का भोजन करने का सौभाग्य नहीं मिला। कभी लिस्ट बनाइएगा, आपके घर के अंदर कितने पदार्थ ऐसे हैं जो आपने नहीं बनाए और आप खाते हैं। आपका दिमाग चकरा जाएगा। बड़ी विचित्रता है। गुरु लोग भी जाकर के देखते हैं तो लगता है कि बताओ कितनी चीज़ें रेडी टू ईट आपके घर के अंदर आती हैं, आपकी पत्नी को, परिवार में किसी सदस्य को बनाते ही नहीं बनती। जब कभी आप किसी गरीब के घर में जाएं और वहाँ पर आपको गरीब के घर के अंदर की मठरी मिल जाए, गोठा मिल जाए, खुरमी मिल जाए, पपड़ियाँ मिल जाए, खकड़ियाँ मिल जाए, थोड़ी हाथ की बनी लौकी कद्दू की चिप्स मिल जाए, और ये क्या है, व्हाट इज दिस? बाजार में नहीं बिकता, घर में रहता है, लेकिन तुम बना नहीं सकते क्योंकि तुम साहब हो। पागल आइजा माजी सटकेला है। इधर से आदमी मेंटल डिसऑर्डर है, और उसमें भी क्या बोलता है, हाँ ये नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे वो पागल बोल रहा है, ऐसे ही आप बोल रहे हैं, ये नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। 16-17 साल के बच्चे को देखिए, एंडोर्फिन एक बार दिमाग में क्रिएट हो गया, फिर वो क्या करता है, बड़े कारनामे हैं इस दुनिया में भैया। कुछ लोग जो सही में एंडोर्फिन जिनके बना रहता है, तो वो टोपाज की ब्लेड उठाते हैं, नस काट देते हैं, 15-17-18 घाव मारेंगे हाथ में, और फिर उसका एक फ़ोटो खींचेंगे और सोशल मीडिया पर डाल देंगे, और जिसको चाहते हैं उसको डाल देंगे, बेचारा बूंद देखते 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 हो जाएगा। ऐसे हुआ, एक हमारा मित्र था, लव लेटर लिख रहा था किसी को। हमने कहा क्या है? बोले चिट्ठी लिख रहे हैं। हमने कहा काहे से? बोले खून से लिख रहे हैं। हमने कहा किसका खून है? बोले गैया का। हमने कहा ये कैसे कैसे? बोले कुछ नहीं, वो एक्चुअल में वो था, वो डॉक्टर, ढोल डॉक्टर था, वो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, वेनेटरी का डॉक्टर था वो।
तो हमने कहा तुम अपनी प्रेमिका को खून से लेटर लिख रहे हो? बोले खून से लेटर लिख रहे हैं, अब उसको क्या पता कि खून हमारा है कि भैंस का है। तो हमने कहा तुमने क्या किया? तो उसने कहा मैं गया, मैंने पहले गाय को एक इंजेक्शन लगाया, फिर उसकी वेंस मुझे पता थी, वेंस में थोड़ा सा हाथ मारा, एक इंजेक्शन भर के मैंने खून निकाल दिया। अब इसी खून से मैं लेटर लिख दूंगा, उसको लगेगा मैंने अपने खून से लिखा है, अब वो हमारी तरफ आ जाएगी। पागलपन है। ऐसे पागलपन फोबिया 16-17 साल की उम्र में बच्चे करते हैं, और इतने भयंकर भयंकर करते हैं कि कुछ ना पूछिए। उस बच्चों को समझाने के लिए भी माता पिता को थोड़ा सा समय देना पड़ता है। ना दे पाए तो फिर सबसे अच्छा मेंटल हॉस्पिटल गुरु होते हैं, उनके पास ले चलो, डॉक्टर सही इलाज करेगा। फिर हम उनके साथ बार बार मीटिंग करके उनको समझाएंगे, हाँ सिलाई सुन। ऐसा भी होता है आपके घर में भी, ऐसा कोई 16, 17, 18 साल का बच्चे टीनेजर्स के हो जाएं, बेटी आईब्रो बनाने लगे, थोड़ा सा समय देने लगे आईने में, तो आप इस बात को समझिएगा कि एंडोर्फिन बनने लगा है। भले आपकी नज़र में छोटी है, लेकिन वो अपनी नज़र में बड़ी हो गई है। आपकी नज़र में दुनिया छोटी है, 90 साल के व्यक्ति की नज़र में 65 साल का लड़का छोटा है। अरे वो कुछ नहीं जानते हो, अभी तुम चुप बैठे हो। हाँ भैया 65 साल के हो गए, अभी कुछ नहीं जानते हैं। कब जानेंगे? बोले जब तुम 90 के हो जाओगे तब जानेंगे। रसगत बीत जाएगा, पिता बैठे ही रहे, बब्बा बैठे रहेगा, लड़का पहले निकल लिया। बब्बा बोलते हैं अरे वो कुछ समझ ही नहीं पाया, उसने संसार छोड़ दिया। अब वो कहता है तुमने समझ ही नहीं दिया और हमने संसार छोड़ दिया। संसार बहुत विचित्र है। तो वो जो छोटी सी टीनेजर्स की बच्ची है, 13, 14, 15, 16 साल की होगी, फेयर एंड लवली उठा ले, कभी अपर लिप्स बनवा ले या आईब्रो बना ले, तो इस चीज़ को समझिएगा कि आपकी नज़रों में वो छोटी है, अपनी नज़रों में बड़ी हो गई है। और अगर कोई बच्ची अपनी नज़रों में बड़ी बन जाए, फिर सारे बड़े उसको बुरे लगते हैं। हर बात में टोका टाकी करती रहती हैं, जब देखो तब बोलती रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा चिढ़ होगी तो माँ से होगी, क्योंकि सबसे बड़ी शत्रु टीनेजर्स लाइफ में माँ होती है। ये सारी माएँ समझती हैं, और इन्होंने भी अपनी माँ को बहुत दुख दिया है, ये बात भी बिल्कुल तय है। जब ये 16-17 साल की होंगी तो इनके दिमाग में भी एंडोर्फिन बना होगा, पागलपंती तो चढ़ती है, उम्र है, और फिर उस पर गाने बजने लगे, उसमें कोई सीन्स क्रिएट हो जाए, और दुनिया भर की जो पिक्चरों में नए नए सॉन्ग्स आते हैं, कुछ पुराने सॉन्ग्स भी आते हैं, परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, तो उसमें भी कमाल तो होता है। ये सारे गाने उस चीज़ के पागलों को एंडोर्फिन क्रिएट करते हैं। जैसे नल खोलने पर नल की आवाज़ से वो पगला रहा है, ऐसी गाने की आवाज़ से टीनेजर्स का बच्चा पगला रहा है। और गाने की आवाज़ से बच्चे के पागलपन के लिए लगातार नए कंटेंट क्रिएट किए जा रहे हैं। क्रिएटर्स का एक काम है पैसा कमाना, इंडस्ट्री को ग्रो देना। कौन सी इंडस्ट्री को ग्रो देना है ये नहीं पता, आप तय भी नहीं करते हैं। और आपके बच्चे टीनेजर्स जो 13 to 19 ईयर्स ओल्ड, इसमें मैक्सिमम लोग अपनी ज़िंदगी का पुण्य खो चुके होते हैं। मैक्सिमम लोग, बहुत कम लोग होंगे जो 19 साल तक अपना पुण्य ना खो पाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं इंसान भटक जाता है। उस भटके हुए लोगों को समझाना भी आपकी जवाबदारी है, नहीं है? है, पागल है, पागल खाना है संसार। सबसे पहला शो ऑफ कल्चर, दिखाने का इतना फोबिया है कि घर में हर चीज़ दिखाने के लिए रखी है। एक बार हुआ ऐसा, घर में एक रिश्तेदार आए थे और उनका मैंने वो बैग खोल लिया। तो वो रिश्तेदार दिख तो बहुत अच्छा रहा था, और उनका जैसे ही जो साथ में हाथ में हैंडल वाला जो साथ में लेकर के बैग चलते हैं वो खोला, ऐसी बुरी बदबू आई उसमें से कुछ ना पूछो। हमने कहा ये बैग बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, अंदर से क्या हो गया? अरे बोले कुछ नहीं, रसना का एक पैकेट पड़ा था तो उसी में छूट गया तो वहीं पे सड़ गया। अब उसी में पूरा नहाने धोने खाने पीने का सामान भरा है। अब वो अंदर से इतना स्मेल मारे और महारानी बिल्कुल हाथ में ऐसे टांग के चल रही हैं। जब भी किसी का बैग हाथ में टंगा देखता हूँ तो याद आ जाता है। खोल के देखोगे
तो अंदर कुछ ना दिखेगा, कचरा मिलेगा इसके अंदर। क्या पड़ा है? सड़ी बिंदी का पत्ता पड़ा है, चाल झुतरे पड़े हैं, कंघी गंदी पड़ी है, इतनी गंदी कंघी मिलेगी उसके अंदर, उसमें मैल ही मैल छपा है। एक बार खोला मैंने और उसके बाद से संकल्प कर लिया कि कभी किसी का बैग खोल के नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि उसमें सिवाय बैड स्मेल के कुछ नहीं था। गिने चुने लिटरेट लोग होते हैं जो कुछ अच्छा दिख सकता है देख सकते हैं, एटीएम कार्ड्स वगैरह मिल जाए या फिर कुछ ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए, नहीं तो जब भी किसी के हाथ में टंगा हुआ बैग देखता हूँ और मुझे वो गंदे बैग की बदबू याद आ जाती है। क्या है? बाहर से बड़ी अच्छी कंपनी का है लेकिन शो ऑफ कल्चर। अब वो ऐसा बीच में बद्दी जैसा टांग करके निकले, पीछे नीचे लटक रहा है। किसी ने पूछा, उसका बैग बहुत अच्छा है। हमने कहा अंदर कुछ ना होगा, उसमें देख लेना, उसमें हो सकता है एक आधी टूटी सैंडल पड़ी हो, लेकिन वो लटका के चलने का फैशन है, शो ऑफ कल्चर। तो दुनिया में आपने जितनी मेहनत करी है उस मेहनत का बहुभाग, आपके पुरुषार्थ का बहुभाग आपके दिखावे में चला गया। दिखावे से मुक्त हुए तो फिर तुलनात्मक अध्ययन में चला गया। दिखा नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, तो फिर अधूरी जिंदगी तुलनात्मक अध्ययन में चली गई। तुलनात्मक अध्ययन में कैसे चली गई? घर के अंदर मकान बन रहा था और पिताजी को लगा कि मकान बहुत लेट हो रहा है, तो उन्होंने अच्छे मजबूत बेलदार बुलवाए। सुबह 7:30 बजे से आते, शाम को 6 बजे तक काम करते। पिताजी ने उस समय में 100 रुपए हर बेलदार के लिए फिक्स कर दिया। काम स्पीड में निपटाना था तो कुछ बेलदारों को पिताजी ने 12 बजे दोपहर की फिर बुला लिया। नए एक 7:30 बजे से लगा है, एक 12 बजे लगा, वो भी 6 बजे जाएगा। पिताजी को लगा कि इससे भी काम नहीं समेटने वाला है, आज इसको समेटना ही है, तो 3 बजे 7 बेलदार और बुलवा लिए। करीब 28-30 बेलदार काम कर रहे थे। एक कुछ था वो सुबह 7 बजे आए, कुछ 12 बजे आए, कुछ 3 बजे आए। शाम को जब 6 बजे जाने लगे तो पिताजी ने सबको 100 रुपए दिया, किसी को कम नहीं किया। अब जो 100 रुपए में तय था 7 से लेकर के 6 वाला, उसको तो उसकी ताकत के हिसाब से सब मिला, लेकिन उसको इस बात की तकलीफ है कि जो दोपहर में 3 बजे आया है उसको भी तुमने 100 रुपए दिए, जो 12 बजे आया उसको भी 100 रुपए दिए, और हम जो सुबह 7 बजे से लगे हैं हमको भी 100 रुपए दिए। पिताजी ने कहा कि तुम्हारी बात तो 100 की तय थी, तुमको 100 मिला, तुमको तकलीफ क्या है? तुलनात्मक अध्ययन किस बात का? कि अगर हमने उससे ज़्यादा मेहनत की है तो हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। आप अपने आप से पूछिए, आपने जिस रेट में मेहनत करना तय किया था उतना आपको मिला कि नहीं मिला? मिला। लेकिन दुनिया में ये सबसे बड़ा पागलपन है। इस पागलपन से घर बहुत प्रभावित होता है। 3 बहुएं हैं, 3 बहू में सास बड़ी को बड़ा लाड़ कर रही है। छोटी चूंकि 3 साल बाद आई थी तो उसके सामने थोड़ा सा एटीट्यूड कम है, लेकिन एटीट्यूड है। और जो अभी अभी आई है उसके सामने तो सीधे मुंह महारानी बात ही नहीं करती। बड़ी बड़ी भाभी से पूछ लो अपनी, वो जो बताए सो कर लेना, वो तीसरी वाली चमकी है। और अब तीनों सोच रहे हैं मेहनत तो सब करते हैं, एक को इतना ज़्यादा, दूसरे को उससे थोड़ा कम, तीसरे को तो कुछ भी नहीं, बहुत ही कम। अब ये जो तुलनात्मक अध्ययन घर के अंदर होता है, ये तुलनात्मक अध्ययन एक ऐसी चीज होती है जो आपके घर के अंदर दीवार खड़ी करती है कि नहीं? अब मान लो वही बहू है, गुस्सा हो जाए और डल्कोलेक्स की 4 गोली तुम्हारी दाल में घोल करके तुमको पिला दे। कुछ ज़्यादा करना, इतनी सी गोली आती है डल्कोलेक्स की, है ना? उसने बढ़िया पीस करके दाल में मिलाई और उसमें नींबू निचोड़ा, तुमको खाने दे दी। मम्मी ने कहा बहुत अच्छी दाल है, खा लिया। अब बहू चाहे तो रोज कमाल कर सकती है। अब 4 डल्कोलेक्स की गोली डाली। अब जैसे ही सास के शाम को 7:30 बजे घूमने जाने का टाइम था, उनका पेट गुड़ 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 गुड़। अब क्या हुआ भैया? आ रहे हैं। अब 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, 10 बार गए।
बहू बोलती है क्या हो गया मम्मी? बहू बोलती है मेरा दिमाग काम कर गया है। किस बात में? कि सास को भेद करने बनता था, आज हमने इनका पूरा भेद विज्ञान बाहर निकाल दिया। अब 10-12 बार जब अंदर हो आई, बेटा हमारी बिल्कुल ताकत नहीं है, तो बहू कहती हम चले जा रहे हैं, आप क्यों चिंता कर रही हैं, हम हैं ना आपके पीछे। नहीं बड़ी बहू को भेज दो। बोले कल सुबह फिर डल्कोलेक्स खिलाएंगे इसको। अभी भी बड़ी बहू बोल रही है ना, इसको क्या करेंगे? सुबह होगी, सुबह जैसे ही होगा तो मीठे पानी के साथ ग्लूकोज की कमी पड़ गई ना मम्मी को, 2 डल्कोलेक्स और ले लो। अब बेटा अब तो हमारे पेट में कुछ नहीं बचा, अब जिसको जो करना है करो। तब बहू बोलते अब हम जा रहे हैं, अब हम निपटाएंगे। ये क्या है? तुलनात्मक अध्ययन। अगर बहू थोड़ी सी में आ जाए और डल्कोलेक्स की 4 गोली पीस करके दाल में मिला के तुमको खिला दे और रात भर में तुम्हारे पेट का पूरा वजन नीचे उतर जाए, ऐसी क्रिया 5 दिन कर दे बहू लगातार, तुम समझ भी ना पाओ। 6वें दिन क्या हुआ? सासू जी अरिहंत गति गत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। अरिहंत गति गत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। कोई डॉक्टर भी पता ना कर पाएगा सास कैसे ऊपर चली गई। बोले तुलनात्मक अध्ययन। फिर बहू को भी इस बात में बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो सिर्फ इनको पेट साफ करने की दवाई दे रहे थे, क्योंकि बहुत बदबू आती थी तो हमने कहा पेट साफ करने की दवाई दे दो। उसको भी मेंटल सेटिस्फेक्शन है, हमने जहर नहीं दिया, सास अपने कर्म से मर गई। तो घर के अंदर क्या करें? तुलनात्मक अध्ययन ना करें। तुलनात्मक अध्ययन किसी से ना करें, लेकिन व्यक्ति तुलनात्मक अध्ययन में जिंदगी जीता है। आप भी देखिएगा, आप भी क्या अपने घर में तुलनात्मक अध्ययन के शिकार नहीं है? होंगे। जवानी में आपको भी जब तुलनात्मक अध्ययन में डाला गया होगा, उससे जो आपके मन के अंदर मेंटल फैक्शन पड़ा, आज भी वो पड़ा हुआ है। एक बार किसी के प्रति धारणा बन जाए तो उस धारणा को मिटाना बहुत कठिन होता है। लेकिन ये भी आचार्य कहते हैं कि एक तरीके की इतनी बड़ी पागलपंती है कि आदमी इसी में जी रहा है, उसको इतना मिला तो हमको इतना क्यों नहीं मिला। भाई जिसके ऊपर जिसको जितनी कृपा होनी होगी हो जाएगी। आचार्य जी हम सबको एक जैसा चाहते थे, कभी किसी के लिए गुरुजी ने कभी मन में भेद नहीं किया। अब शिष्यों के दिमाग में आ जाए आचार्य जी इसको ज़्यादा चाहते हैं, इसको कम। ऐसे हुआ हमारे संग में दुर्लभ सागर जी महाराज हैं, वो जब भी क्लास में बैठो तो आचार्य जी कम से कम 20 बार बोलते थे दुर्लभ क्यों दुर्लभ, दुर्लभ क्यों दुर्लभ। समझ में आ रहा है? हमने एक दिन उसको धक्का मार दिया हमने कंधे से, तो वो एक बिचक करके बोलता क्या हो गया? हमने कहा दुर्लभ ए दुर्लभ, दुर्लभ ए दुर्लभ। तो वो हंस के बोलता है तो मजे ले रहे हो मेरे? बोले हम क्या मजे ले रहे हैं, पूरी दुनिया तुम्हारा मजा ले रही है। क्लास में बैठते हो और सबसे ज़्यादा आचार्य जी तुम्हारा नाम लेते हैं, तो हमने तो थोड़े से मजे लिए और चले गए। अब एक साधु हमारे दुर्लभ सागर जी से चिढ़ ही गया, बोले खूब नाम लेते हैं इनको। तो उनने क्लास में 4 क्वेश्चन पूछे दुर्लभ सागर से। दुर्लभ सागर जी ने 4 जवाब दिए, अच्छे से दे दिए। कोइंसिडेंस था, हमको भी विश्वास नहीं था कि दुर्लभ सागर जी इतने अच्छे से जवाब दे देंगे। उनने जवाब दे दिया। आचार्य जी मुस्कुरा के देखें, ऐसा हमारा दुर्लभ है। अब तो और भाई साहब एक आसमान में और एक जमीन में। हमने कहा दुर्लभ सागर जी आज तुमने बहुत अच्छे जवाब दिए। बोले क्या हुआ? मैं 4 दिन पहले ही मैंने जीव कांड खत्म किया और कोइंसिडेंस हुआ कि उनने हमसे जीव कांड की बात पूछ ली, याद था तो मैंने दे दिया, वो लग गई। हमने कहा नहीं, इसमें अगर तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है तो तुमको बचने की जरूरत है। तो वो जैसे मैंने कहा तो वो बात समझ गए। तो फिर हमसे आगे पूछते हैं तो मैं अपनी जगह में बैठूं कि नहीं बैठूं। हमने कहा तुम थोड़ा लेट आना, पीछे बैठ जाना, सीट में कोई दूसरा बैठ जाएगा। लेकिन संग में रूल था, कोई किसी की सीट में नहीं बैठता, सबके स्थान बिल्कुल फिक्स थे। मतलब 50 सीट लगी हैं तो आचार्य जी दूर से देख करके पहचान जाते कि 3 सीट खाली हैं तो कौन नहीं आया। तो सब अपनी अपनी जगह में बैठते थे, उनकी सीट खाली थी। अब पूरी क्लास पढ़ गए, आचार्य ने देखा कि आज दुर्लभ नहीं बैठा है। फिर बहुत देर बाद किनारे जगह गई, जमीन वहाँ नजर गई, अच्छा तो दुर्लभ तुम वहाँ बैठे हो। अब वो दुर्लभ तो पीछे चिपक के बैठे थे
वहां फिर हो गई किसी के मजे और किसी को सजा। तुलनात्मक अध्ययन जिंदगी में बहुत बुरा होता है, लेकिन आपको तुलनात्मक अध्ययन करने की घर के अंदर आदत है। जिसके दिमाग में भी है और जो भी शिकार बनता है वो बेचारा अपनी जिंदगी को बहुत तरीके से खराब करता है। ये भी एक तरीके का पागलपन है। पड़ोसी के घर को देख करके अपने घर को बड़ा करने की कवायद जारी है। इनने बना लिया है तो हमको बनाना है। अगर मान लीजिए दोनों के घर में वैगन और है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने वाले में क्रिस्टा आ गई तो फिर तो महाराज हमसे तो सहन ही नहीं होता। क्या उनके घर की क्रिस्टा है, फिर क्या करेगा? सुबह सुबह 4:30 बजे छिलके टमाटर के मिला करके उसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल करके और ऐसा फेंको कि उसकी क्रिस्टा के सीधे सीट के बोनट में जाके गिरे। फिर क्या हुआ? रंग पक्का होना चाहिए। फिर देख के मजा, अच्छा क्रिस्टा, अरे यही तो बात है, लोग क्या क्या कर देते हैं बताओ। अब सामने वाले को उसका करने में क्योंकि आपको सहन नहीं हो रहा था तो आपने सामने वाले का बिगाड़ दिया। बचपन में करते होंगे ना, बच्चे की कॉपी निकाल ली, एक पेंसिल निकाल ली, उसका टिफिन खा गए, उसका पानी धीरे से लुढ़का दिया, बॉटल उठा करके कहीं और टांग दी, आदमी ढूंढ रहा है जमीन में लटकी है वो ऊपर। ये भी तुलनात्मक अध्ययन का नतीजा है, लेकिन संसार इसमें पागलपन है। इससे ऊपर उठता है तो तीसरी बड़ी चीज पागलों को संसार में परेशान करती है, वो चीज है नकारात्मकता। कितनी नकारात्मकता है कि कुछ ना पूछो। एक बहुत अच्छा उदाहरण गुरुवर के मुख से एक बार सुना। अकबर और बीरबल चल रहे थे, रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति कंबल बेच रहा है और कंबल बेच रहा है, उसके कंबल बिक नहीं रहे। महाराज अकबर को बुरा लगा। उन्होंने पूछा उससे, क्या कितने का कंबल है? 5 रुपए का सरकार। 5 रुपए का कंबल है। कंबल उसके 500-700 कंबल थे, 700 कंबल बिक नहीं रहे थे। महाराज अकबर अपने वहाँ पर गए राज दरबार में और उनने घोषणा कर दी, कल से 8 दिन तक रोज सभी लोग एक कंबल सिर पे डाल करके आएंगे। अब महाराज की घोषणा हुई। महाराज चाहते थे कि सामने वाले गरीब का भला हो जाए, सब कोई 5-5 रुपए देंगे तो भला हो जाएगा। अचानक कंबल की बिक्री निकल गई। कंबल की बिक्री निकली, कंबल वाले ने कंबल बेचना शुरू किया। एक आदमी आया, कंबल कितने का? 5 रुपए का, दे दिया। 3-4 ग्राहकी आए तो उसने अचानक 5 का 8 कर दिया। 8 में 5 कंबल बिक गए, 8 का 15 कर दिया। 15 में फिर 5 कंबल बिके तो देखा किस्मत तेज है, 5 का 15 हो गया, उसने 25 कर दिया। अब महाराज का हुक्म था, 25 में कंबल बिका। उसके बाद कंबल बिकते बिकते 25 का 50, 75, 100, 125, 150, 200 रुपए में कंबल बिक गया। अंतिम कंबल बचा, बीरबल के हाथ लगा। महाराज ने कह दिया, जो भी शरीर पे कंबल डाल के नहीं आएगा उसको 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो बीरबल जब पहुंचे तो अंतिम कंबल बचा था। अंतिम कंबल कितने का? तो उसने कहा 250 रुपए का। बीरबल सोचते हैं 500 का जुर्माना लगेगा, कंबल 250 का मिल रहा है, फिर भी 250 बचेंगे। तो कंबल ले लिया, ओढ़ा और राजसभा में पहुंच गए। अकबर ने देखा सब कंबल में रोज लपेट करके आ रहे थे। ठंड थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे शुरू ही हो रही थी, कंबल सब बिक गए। अब जब अकबर को लगा कि सबके कंबल बिक गए हैं तो चलो कंबल वाले से एक बार मिल करके आते हैं। वो घूमने फिरने गए। वो मनहूस ऐसा बिल्कुल मुंह उतारे हुए बैठा है। उससे पूछा, भाई तेरे 500-700 कंबल बिक गए, तू ऐसा मुंह उतार के क्यों बैठा है? ऐसा बैठा है, ऐसा बिल्कुल जैसे मक्खी यहाँ पर बैठ जाती है ना, कई बार ओठ का यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद फसूका छप जाता है, मक्खी बैठी रहती है, आ रही जा रही होती है, आदमी बिल्कुल गणेश टाइप का ऐसे बैठा, वैसे ही बैठा था। बीरबल ने, अकबर ने जाकर के कहा, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ भाई साहब? अरे बोले क्या बताएं, जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों बर्बाद हो गई? अंतिम कंबल 250 का बिका। अगर पहले कंबल को 250 से बेचना शुरू करता तो आज मेरे पास कितना पैसा होता।
ये बात आपके साथ भी हो रही है ना? क्या हुआ महाराज, 70,000 रुपये किलो की चांदी खरीदी थी, मेरे देखते 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 छबीली उठी 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 420 तक गई, 420 तक वो गोरी छबीली गई। अब फिर वहां से जो उसने जंप वापस मारना शुरू करी, अब क्या हुआ महाराज, 330 में खरीदी थी, आपको कैसे पता? हमको सब पता। आज क्या हुआ महाराज, 240 हो गई। अब दिल ना उसको बेचने के लिए कहता है ना रखने के लिए कहता है, बस दिल में अंदर एक जख्म पड़ा है। अब जो 4,20,000 में 1 किलो बेची थी महाराज, बस अब वो दिमाग में ये खूब फोबिया घूम रहा है कि जो 40 किलो की सिल्ली थी अगर 4,20 में बेच दी होती तो क्या होता, क्या होता, क्या होता, क्या होता, क्या होता। कितने की खरीदी थी? 70,000 की। आज कितने की है? आज भी 2.5 लाख की है, आज भी 3.5-4 गुना तो हो ही रहा है। लेकिन अभी भी तुम्हारा मुंह कैसा? महाराज एक बार दिखा दो बस, 420 तक गई, जैसी वो 420 से उतरी हमने कहा इसने सबने 420 बना दिए। अब नीचे उतरने के बाद अभी बताओ, सही बताओ, इधर पे दर्द है कि नहीं है? दर्द तो है महाराज। आपको कैसे पता? क्योंकि नकारात्मकता का पागलपन पूरी जिंदगी में दुनिया में सबको चढ़ा हुआ है। दूसरों को देखते हैं और अपना सोचते हैं, दूसरों को देखते हैं अपने बारे में सोचते हैं। साधु बनने के बाद आपको एक अलग विज्ञान को देखने का मजा आता है। जैसे आप किसी पागल को जाकर के देखो तो क्या सोचोगे? अपन बहुत अच्छे हैं, जे पगलाए हैं। ऐसे ही हम तुमको देखें तो क्या सोचते हैं? अपन बहुत अच्छे हैं, जे पगलाए हैं। किस बात में पगलाए हैं? बस जिस बात में पगलाए हैं उसी बात में पगलाए हैं। दिखावे की दुनिया में पूरी दुनिया पागल है। उसके बाद उससे ऊपर उठेगी तो नकारात्मकता की दुनिया में पूरी दुनिया पागल है। तुलनात्मक जीवन में पूरी दुनिया पागल है। ये 3 ऐसे बड़े रोग हैं इस संसार के जिसमें आप हमेशा पगलाए रहेंगे। एक सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? को का क्या है? ए भाई, जे महिला रोज एक ही साड़ी पहन के आती है, कोई का क्या है? अरे क्या कहेगा भाई, तुम्हारे घर में दूसरी साड़ी नहीं है क्या? अब बताओ, समाज में जिसकी 2 पैसे की इज्जत नहीं है उसकी नजरों में साड़ी पहन करके इज्जत बनाने के चक्कर में पति का मेहनत का पूरा पैसा कहीं और लगा सकते थे, साड़ी में घुसा दिया है ना, अब रख दिया। जितनी भी महिलाएं हैं उनके पास गोल्ड की, डायमंड की, ज्वेलरी की कमी नहीं होगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पहनती बेंटेक्स की हैं। क्यों? अरे चोरी चली जाए तो, और घर से चोरी चला जाए तो? बोले नहीं महाराज, घर से चोरी नहीं चला जाए, घर से भी चला जाता है। घर के लोग उठा करके धीरे से गायब कर देते हैं। सेम टू सेम आजकल तो जमाना और बिगड़ गया, बता देते हैं फिर बाद में नहीं बोलना कि पता नहीं चला। आपके सोने की चैन है, आपने अपनी बहू को दे ही, बेटा तुम इसको पहनियो, हम 8 दिन बाद ले ले हैं। 8 दिन में उसी बहू सोने की चैन खींच करके एक फोटो खींच के क्लिक में डाल देगी, तो सेम टू सेम आर्टिफिशियल ज्वेलरी बन करके आपके घर के अंदर डिलीवर हो जाएगी 750 रुपये में। फिर क्या कहेगा? फिर कुछ नहीं, बहू वही आर्टिफिशियल उठाएगी, मम्मी जिस तुम्हारी सोने की चैन क्या किया, चमक रही है। हमने सोचा अब आप हो नहीं तो हमने इसके एक बार चमकवा देते हैं, तो चमकवा दिया। अब मम्मी को लग रहा है कि हम बनवा के आए थे, रामश्री ज्वेलर्स के पास लेकर के आए थे, उसमें उसका हॉलमार्क भी लगा है। सेम टू सेम बना करके कंपनियां आजकल वापस देने लगी हैं। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो आपके घर के अंदर की ओरिजिनल ज्वेलरी की फ्रॉड ज्वेलरी बनाती हैं और आपको दे देती हैं। अब महाराज इसमें तो बड़ी शंका है कि हमने अपनी बहू को चैन दी थी, एक बार चेक करा लो, हो सकता है 3 तोला बिक करके ससुराल से मायके चला गया हो और उसके बाद तुम्हारे गले में आर्टिफिशियल हो, और मरने के टाइम में बहू बोले हमको नहीं चाहिए, कोई हमको मोह नहीं है, आपको जिसको देना है उसको दे दो। तो सास बोलती है हमारी बड़ी बहू बड़ी अच्छी है, क्यों? इसको लोभ ही नहीं है महाराज। अब बोला क्या बताएं महाराज, बेंटेक्स की पहनी हमको दे रही, हमको दूर से दिखता है। जमाना बड़ा खराब है, इसलिए बड़ी सतर्कता की पूरी दुनिया में ज़रूरत है। आप सोचते हैं बाहर वालों से, अंदर वालों से भी सतर्कता की बहुत ज़रूरत है। पागलपन
बड़ा विचित्र है इस संसार का। आप जब कभी भी किसी पागल खाने में जाएंगे और जब किसी को देखेंगे कि ये इस तरीके का पागल है, एक बार साधु से पूछिएगा मैं आपको कैसा दिखता हूँ, और अगर साधु कह दे कि तुम्हारे जैसा कोई पगला नहीं है, तो अपने पागलपन का इलाज किसी गुरु से कराइएगा, क्योंकि धरती से कुछ भी चीज ऊपर ले जा नहीं सकते, ये बात बिल्कुल तय है। जितने भी अंतराय कर्म के उदय चल रहे हैं, उस अंतराय कर्म के उदय के चक्कर में ही तुम गरीब हो, चाहे वो ज्ञानांतराय कर्म का उदय चल रहा हो, चाहे लाभांतराय का, चाहे भोगांतराय का, चाहे उपभोगांतराय का। और रास्ता सिर्फ एक है, भूत वृत्तुनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्विद्यस्य। इस सूत्र को तत्वा सूत्र में पढ़िएगा, आपको एक और नई दिशा मिलेगी। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।